गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज उसका जो चौथा लेसन है सांवले सपनों की याद उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम सांवले सपनों की याद के राइटर जाबिर हुसैन जी के बारे में जानेंगे कि जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में बिहार में हुआ था और ये अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक भी रहे हैं और राजनीति से भी इनका गहरा नाता रहा है। 1977 में जाबिर हुसैन जी मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं और मंत्री भी बने हैं और 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति भी रहे हैं। अब जाबिर हुसैन जी को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार प्राप्त था और उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लेखन कार्य भी किया है। उनकी मुख्यतः रचनाएं हैं डोला बीबी का बाजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। अब जो ये जाबिर हुसैन जी हैं, इस लेसन में सांवले सपनों की याद में अपने मित्र या सहायक कह सकते हैं उनके बारे में विस्तार से बताया है कि जो सालिम अली जी थे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, उनका जून 1987 में निधन हो गया था और उनके निधन के बाद लेखक ने यह जो चैप्टर है सांवले सपनों की याद, ये डायरी शैली में लिखा हुआ संस्मरण है। अब जो राइटर हैं सालिम अली जी की मृत्यु से इतना दुखी हुए और उन्होंने उनके साथ बिताए हुए जो यादें थी, जो अतीत की स्मृतियां थी, उनको उन्होंने एक नाम दे दिया सांवले सपनों की याद। इस चैप्टर में जाबिर हुसैन जी ने लेखक की भाषा के बारे में बताया है और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है कि लेखक किस तरह के व्यक्तित्व को अपनाए हुए थे। अब जो ये चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग में एक लाइन आई है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। अब ये जो हमारी वाक्य जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेखक कहना चाहता है कि मेरा मन इतना दुखी है सालिम अली जी की मृत्यु से कि सालिम अली जो हैं उनकी शव यात्रा का वर्णन है। उसमें कहा गया है कि सालिम अली जी इस दुनिया को छोड़कर, यानी कि जो उनके सपने थे उनको अपने ऊपर लेकर, यानी अपने कंधों पर सवार लेकर इस दुनिया से चले गए हैं। अब ये जो विज्ञानी थे प्रसिद्ध सालिम अली जी, इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं, पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस जो चैप्टर में सांवले सपनों की याद का ही क्यों अंकन किया गया है, लेखक कहते हैं कि जब भी मनुष्य अपने भावों को रंगों का आकार देता है, वह कैसे कि जब भी मनुष्य खुशी होता है, कोई उसको सुख मिलता है तो वह कहता है कि मेरी तबीयत हरी हो गई। इस तरह वह अपने भावों को रंगों का आकार देता है। ऐसे ही जब हम कुछ ऐसा होते हैं कि बहुत दुखी होते हैं तो हम कहते हैं कि जीवन में अंधेरा या अंधकार छा गया है। इसी प्रकार ये जो राइटर हैं इनका मन इतना दुखी हुआ है सालिम अली जी की मृत्यु के बाद और उनसे रिलेटेड जो उनकी स्मृतियां हैं उसको उन्होंने सांवले सपनों की याद का नाम दे दिया। इसके बाद लेखक कहते हैं कि सालिम अली जो थे उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको प्रकृति से बहुत प्यार था और वह पक्षियों के जीवन से, उनके वातावरण से हर बारीक से बारीक जांच करते थे। आगे राइटर कहते हैं कि इस हजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझा उठाए। यानी कि सालिम अली जी की जो वो हजूम जा रहा है उनकी अंतिम यात्रा में, उनका कहने का मानना ये है, अब जैसे
लेखक कह रहे हैं कि उनकी भाषा जो है कहीं कहीं पर तो बहुत सरल और रोचक है, लेकिन कहीं कहीं इतनी गूढ़ हो जाती है कि सामान्य इंसान उनकी भाषा को समझ नहीं पाता। ठीक है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत यानी कोई अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी अगर सालिम अली जो को वापस लौटाना चाहे, तब भी उनको वापस लाना नामुमकिन है। अब आगे राइटर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, क्योंकि कुछ वर्षों पहले सालिम अली ने स्वयं कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, लेकिन यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति आबशारों का झरने को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का, उनका कहने का भाव यहाँ व्यंग्य है कि इंसान पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर भी अनसुना कर देता है। लेकिन एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब राइटर जो हैं कहते हैं कि अब जो सालिम अली जी हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। ये जैसे श्री कृष्ण जी अब इस यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी वृंदावन में रासलीला का लोग अब भी वर्णन करते हैं, एहसास करते हैं। वैसे ही यह एक मिथक हो गया कि सालिम अली जी जो है इस दुनिया से चले गए हैं और उन्होंने अपने जीवन में प्रकृति के लिए, पक्षियों के लिए, वनों के लिए बहुत काम किया है। इसमें सालिम अली जी के साथ लेखक एक जो है इतिहास की, जो कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची है, उसका वर्णन भी साथ साथ करते हैं कि यह भी तो एक मिथक ही था। हमने कृष्ण जी को नहीं देखा कि उन्होंने कब गोपियों के साथ शरारतें की होंगी, कब माखन भरे बांडे फोड़े होंगे, और कब अपनी वाटिका में घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया होगा, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में कभी बंसी बजाई होगी, हम नहीं जानते। आने वाले समय में लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे यह इतिहास हो गया है, वैसे ही सालिम अली जी के लिए भी लोग ऐसा ही कहा करेंगे कि सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है। कृष्ण जी का यहाँ पर उन्होंने ये वाक्य लिया है कि जब हम वृंदावन में होते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे भीड़ को चीरकर कृष्ण जी बंसी की आवाज़ करते हुए अभी सामने आ जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यह सिर्फ एक एहसास की बात है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र, अब जो राइटर हैं वह कहते हैं कि मिथकों की दुनिया में, यानी कि जो वास्तविक नहीं है, अब उसकी दुनिया में एक नज़र हम उस व्यक्तित्व पर डालते हैं जो बहुत कमज़ोर है और जिसे हम सालिम अली जी के नाम से जानते हैं। उम्र की क्षति यानी उम्र के 100 साल के नज़दीक पहुंचने में भी अब थोड़े ही दिन बचे हैं, और इतनी लंबी यात्राओं की थकान ने, यानी कि इतना लंबे समय से उन्होंने प्रकृति और पक्षियों पर रिसर्च किए हैं, उनकी देखभाल की है, उनका संरक्षण किया है, उसकी थकान को उनके शरीर को कमज़ोर बना दिया है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत जो है उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी रक्षा के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन, अब जो वर्ड वॉचर जो होते हैं, जो पक्षियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके गले में हमेशा दूरबीन पड़ी रहती है। आगे
जो है लेखक कहता है कि उन जैसा वर्ल्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक, यानी कि जहाँ पर धरती और आसमान का मिलन प्रतीत होता हुआ हो, वहाँ पर ऐसा ही कुछ जादू है जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। यानी कि सालिम अली जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में लेखक यहाँ प्रकाश डालता है कि उनका जो नेचर है वो ऐसा था कि वो प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने में कायल थे, यानी कि अपने जैसा बनाने में माहिर थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। यानी कि उनको प्रकृति से इतना प्यार था कि उसके लिए उन्होंने तन मन से गहन अध्ययन किया और अपने आप को समर्पित भी किया। आगे लेखक कहते हैं कि यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाई थी और इसको बनाने में उनकी जीवन साथी, उनकी वाइफ तहमीना ने जो है उनकी काफ़ी मदद की थी। और तहमीना जी जो है वो स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में उनको अनेक अनुभव थे। एक दिन का किस्सा बताते हुए लेखक कहते हैं कि सालिम अली जी एक दिन केरल की जो साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर तत्कालीन जो वहाँ भारत के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनसे मिले थे। यानी कि पक्षियों के रख रखाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए। चौधरी साहब गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, किसान थे। वो पानी की पहली बूंद जब पड़ती है सूखी ज़मीन पर उसका असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी भी आंखें नम हो गई थी। अब इस वाक्य का आगे बताते हुए लेखक कहते हैं कि आज सालिम अली जी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर, यानी कि सौंधी मिट्टी वह होती है जब तपती भूमि पर बारिश की एक बूंद पड़े और उसकी भीनी भीनी जो खुशबू आए, उसको हम सौंधी महक कहते हैं। सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। अब राइटर जो है वो कहना चाहता है कि ना तो सालिम अली जी अब हैं, ना चौधरी साहब जी हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व इस संसार में निराले थे। अब कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों के वकालत कर सकेगा। अब आगे राइटर जो है वो कहता है कि सालिम अली जी ने अपनी एक आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। और मुझे याद आ गया कि डी एच लॉरेंस एक जो है अंग्रेजी उपन्यासकार थे। उनकी मौत के बाद में लोगों ने उनकी पत्नी डी एच लॉरेंस जो अंग्रेजी के साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस जी के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है, अब उनकी वाइफ कहती है कि मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जो है वो लॉरेंस जी के बारे में मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर बता सकती है, वह ज़्यादा जानती है। वह कहती है कि ये आसमान इतना खुला खुला है और इसमें घूमने उड़ने वाली ये गोरैया इतना खुला खुला और सादे दिल के आदमी के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकती है। लॉरेंस आगे कहती है कि मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में वह समाये हुए हैं, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है। अब जो है वो लॉरेंस के बारे में कहती है कि मेरे लिए यह मुश्किल है कि मैं अपने अनुभवों को शब्दों का आकार दूं। मुझे यकीन है कि मेरे छत पर बैठी गोरैया यानी चिड़िया उसके बारे में, हम दोनों ही के बारे में, बल्कि मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। आगे लेखक इस कहानी को बताते हैं, इस स्मृतियों को आगे कहते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए, यानी कि इस संसार के प्राणियों को वो आसान नहीं कहते थे, ये बड़े जटिल प्राणी हैं और यह एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली जी एक पहेली बने रहेंगे बचपन के दिनों में। यहाँ पर राइटर जो है, जहाँ से सालिम अली जी का जो है पक्षियों के प्रति प्रेम था जो उजागर हुआ, वो कहाँ से हुआ, उनके बचपन के दिनों पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि एक दिन उनकी एयर गन से घायल होकर एक
गौरैया, नीलकंठ की गौरैया जो है वो गिर गई थी, और इसी हादसे ने उनकी ज़िंदगी को, उन्हें नए खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले गई। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक पल के लिए भी डिगा नहीं, और वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी यानी प्राकृतिक जिंदगी का रूप बन गए। सालिम अली जी स्वयं कहते थे कि मैं दुनिया का एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनना पसंद करता हूँ, यानी कि टापू जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। और उन्होंने इसके लिए प्रयत्न भी किए हैं, मृत्युपर्यंत उन्होंने प्रयत्न किए हैं। उन लोग उनको भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी यानी उनके घुमक्कड़ स्वभाव से परिचित हैं। आज भी उन्हें महसूस होता है कि, लेखक कहते हैं कि आज भी मुझे महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। हालांकि उनकी शव यात्रा का वो वर्णन करते हुए इन स्मृतियों में खोए हुए हैं कि मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि वो पक्षियों के सुराग में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाकर खोजपूर्ण नतीजों के साथ ही लौट आएंगे। यानी कि जो राइटर हैं जाबिर हुसैन जी, उनका मन इतना दुखी है कि दुनिया ने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है जो दोबारा इस दुनिया में नामुमकिन है कि ऐसा कोई व्यक्तित्व वाला इंसान जन्म ले सकता है। लेकिन फिर भी उनको एक आशा है कि जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। लेखक जो हैं अपने आप को कहते हैं कि जब तक वह लौटते नहीं, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। अब राइटर की आंखें नम हैं और कहते हैं कि सालिम अली जी तुम लौटोगे ना। अब भी लेखक का मन यही है कि सालिम अली जी लौट कर आएँ और इस संसार को अपनी व्यक्तित्व से, अपने किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराएं, क्योंकि उनका जो जीवन था वो पक्षियों के नेचर के संरक्षण में समर्पित था, जिसके लिए उन्होंने अथाह प्रयास किया है। ये कहानी जो है ये सत्य घटनाओं पर आधारित है और ये लेखक की स्वयं की है। तो बच्चों, इसके बारे में आगे हम गूगल मीट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।